हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था जिसमें हमने आपको बताया था कि कुल विद्युतीय बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R का स्क्वायर। क्या इस चीज़ के बारे में हमने कूलम्स लॉ में डिस्कस किया था। आज हम गॉस के प्रमेय से कूलम के नियम का सत्यापन करेंगे और जल्दी जल्दी से सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आज के इस सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आज का जो क्लास है और जितने भी क्लासेस हो चुके हैं 12th फिजिक्स में, उसमें से टॉप लिस्टेड क्लासों में से ये हमारा है। ठीक है कि गॉस के प्रमेय से कूलम्ब के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे और उसके बाद गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक है, पहला अनुप्रयोग आज हम लोग करेंगे। थोड़ा लंबा चलने वाला है आज का क्लास, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग बिल्कुल करेंगे। जल्दी जल्दी से क्लास को अटेंड कर लीजिए, लाइव आ जाइए हमारे साथ जल्दी से। और बिल्कुल आप सभी का फिर से स्वागत है ड्रीम क्लासेस के इस नए सेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसा कि हमने फिगर बना दिया है, ठीक है, तो हम इस फिगर को पहले अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो टॉपिक हमारा क्या है, गॉस के प्रमेय से कूलम्ब के नियम का सत्यापन। उसके बाद गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। 4 से 5 प्रयोग होता है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें से एक 5 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में पूछना अनिवार्य है। माइंड में इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि 5 मार्क्स का जो हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग सीखेंगे, इसके तुरंत बाद ये छोटा सा टॉपिक है 10 से 15 मिनट का। उसके बाद हम लोग सीखेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। 5 अनुप्रयोग होता है, 4 से 5, जिसमें एक आपको बिल्कुल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। तो बिल्कुल क्लास को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, कंटिन्यू रहिएगा। चलिए, तो ये आपको दिख रहा है फिगर। तो इस फिगर के बारे में हम लिखेंगे कि माना कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश, इसके बारे में हम लिखते हैं पहले। ठीक है, कि माना कि, फिर हम आपको समझाएंगे Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश R दूरी पर स्थित है। ठीक है, R दूरी पर स्थित है। आवेश Q2 देखिए, Q1 और Q2 कितनी दूरी पर स्थित है और वो हमारा केंद्र बिंदु है। इसको हम अच्छे से समझाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। पहले हम इसको लिख देते हैं कि माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है। Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है जो R दूरी पर स्थित है। कहेंगे आवेश Q2 पर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है। Q2 पर P एक बिंदु है जहां हमें ठीक है, जहां हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने लिखा कि माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है जो R दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। Q2 आवेश पर एक बिंदु है P बिंदु, जहां हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, फिर कहेंगे, देखिए अब ये गॉस थ्योरम है, गॉस का प्रमेय है। तो आपने पढ़ा होगा कि गॉस का प्रमेय जो है वो एक बंद सतह के लिए ही लागू होता है। गॉस का प्रमेय आपने पढ़ा था ना पिछले क्लास में, हमने आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था कि गॉस का प्रमेय जो है वो एक बंद सतह के लिए ही लागू होता है, खुले सतह के लिए लागू नहीं होता। यानी गॉस प्रमेय के लिए हमें किस तरह के सतह की जरूरत है, एक बंद सतह की जरूरत है। तो हम कहेंगे इस तरह से कि यहाँ पर कहेंगे कि P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ठीक है, यहाँ पर जी ये है ना, P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए
हमें एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। ठीक है, जैसे मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि गॉस का प्रमेय मैंने पिछले भी क्लास में एकदम क्लियर करके बताया था कि गॉस का प्रमेय बाबू बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो हमें गॉस के प्रमेय से कूलम के नियम का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले जरूरी बात, जब हम गॉस थ्योरम में आए हैं तो हमें एक बंद पृष्ठ चाहिए। तो ये जो गोलाकार है ये गॉसीय बंद पृष्ठ है, गॉसीय सतह है। तो देखिए इस चीज़ को कहते हैं, हमने लिखा एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, हमने लिखा कि माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है। ठीक है, Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है। ठीक है, जो r दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। फिर हमने लिखा कि आवेश Q2 पर P एक बिंदु है, जहां हमें आवेश Q2 पर P एक बिंदु है जहां हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। फिर हमने लिखा कि P बिंदु पर, जी हाँ, P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, क्योंकि गॉस थ्योरम में हमें एक गॉसीय पृष्ठ चाहिए। ठीक है, और वो जो है वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया कि P बिंदु पर यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक गॉसीय पृष्ठ को खींचा, और ये गॉसीय पृष्ठ ये है आपका, ये जो है ये एक गॉसीय पृष्ठ है। और इसे हमने इसलिए खींचा क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। ठीक है, गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का सत्यापन, और गॉस थ्योरम में हमें गॉस का प्रमेय तभी लागू होगा जब हमें एक बंद गॉसीय पृष्ठ मिलेगा, बंद गॉसीय पृष्ठ प्राप्त होगा तब। ठीक है, तो हमने एक बंद गॉसीय पृष्ठ या गॉसीय सतह की हमने एक कल्पना कर ली। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट समझो कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि विद्युतीय फ्लक्स, पहले पिछले क्लास की बात करते हैं, विद्युतीय फ्लक्स, ये फर्स्ट क्लास था हमारा लेसन 3 में। विद्युतीय फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई बराबर हमने पढ़ा था E क्रॉस A। ठीक है, या हमने इसको कहेंगे EA कॉस थीटा। ठीक है, क्या हमने इस चीज़ को पढ़ा था, या कहेंगे यहाँ पर आप ds एक अल्पांश मान लीजिए, E क्रॉस ds, तो हम इसको क्या कहेंगे E ds कॉस थीटा से SCNO। क्या हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने विद्युतीय फ्लक्स, ये तो फॉर्मूला हो गया। फिर गॉस के प्रमेय से हमने क्या निकाला था कि गॉसीय फ्लक्स इसको भी हम फाई से डिनोट करेंगे। गॉसीय फ्लक्स फाई बराबर हमने पढ़ा था सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्यू हमने पढ़ा था कि गॉसीय सतह के अंदर स्थित कुल आवेश, मतलब टोटल आवेश, गॉसीय सतह के अंदर स्थित कुल आवेश, तथा इप्सिलॉन नोट को हमने पढ़ा था कि निर्वात की विद्युतशीलता। आप लोग प्लीज़ अपने लाइव चैट में लिखते चलिए जो हम लिखाते हैं। ठीक है, जो हम लिखा रहे हैं उसको आप अपने लाइव चैट में लिखते चलिए। उससे क्या होगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होंगे। जैसे मैं लिखा रहा हूँ, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि विद्युतीय फ्लक्स, ये इतना नोट कर लो, इधर तो नहीं मिटाएंगे लेकिन इधर मिटा देंगे हम तुरंत। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर हमने पढ़ा था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, आप इसको कह सकते हो EDS कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा आपको दिख रहा है कि ऐसी स्थिति में जो हमारा थीटा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इसी ओर होगा, और DA जो अल्पांश हमने माना, जिसको हम लोग कह सकते हैं इस तरह से, एक सेकेंड, हाँ, विद्युतीय क्षेत्र जो है वो हमारा इसी ओर होगा। इस कारण से थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो हमने विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर पढ़ा था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर EDS कॉस थीटा, और गॉसीय फ्लक्स फाई बराबर हमने पढ़ा था सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नोट। तो गॉसीय सतह के अंदर, जिसमें सिग्मा क्यू जो हमारा होगा वो हमारा होगा गॉसीय सतह के अंदर स्थित कुल आवेश, चाहे वो जितना भी आवेश हो। गॉसीय, ये हमने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ना कि गॉसीय सतह के अंदर स्थित कुल आवेशों का योग जो होता है वो हमारा सिग्मा क्यू होगा।
ठीक है, और इप्सिलॉन नोट जो होगा वो हमारे निर्वात की विद्युतशीलता होगी। तो क्या हमने इस चीज़ को पिछले क्लास में पढ़ा था? उधर नोट करिए फटाक से। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी हम पढ़ाते हैं मैं बार बार अपील करता हूँ आपसे कि आप उस चीज़ को करो, उससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जल्दी से करिए। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? बिल्कुल बताएंगे क्लियर है या नहीं? क्लियर है यहाँ तक सभी लोग? से यस या नो? तो चलिए, हमने फाई बराबर पढ़ा, ठीक है, हमने फाई बराबर दोनों चीज़ पढ़ा। मिटा रहे हैं हम इसको, कोई दिक्कत? तो एक फॉर्मूला से हमने फाई बराबर फाइंड आउट किया, ठीक है, हमने फाई बराबर फाइंड आउट किया ई क्रॉस डी ए, ठीक है, या डी एस लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा वो डी एस हमने माना, डी ए माना है, ई क्रॉस डी ए, तो हम कहेंगे ई डी ए कॉस थीटा। फिर हमने फाई बराबर पढ़ा, ये हमारा जो है फार्मूला से निकल रहा है, ये हमारा कहाँ से आया? फार्मूला से आया। और एक जो हमारा गॉसीय पृष्ठ होगा उसके लिए हमने फाई बराबर पढ़ा कि सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नोट। और अभी अभी हमने कुछ देर पहले बच्चों को बोला कि सिग्मा क्यू जो है वो कुल आवेश, गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर अगर आपको दिखे तो ये जो हमारा ये गॉसीय पृष्ठ है, इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कितने आवेश आपको दिख रहे हैं? ओनली वन आवेश। गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेशों की संख्या कितनी है? एक है, और वो क्या है? Q1 है। तो क्या हम सिग्मा Q को हम Q1 लिख सकते हैं? क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेशों के निकाय, कुल आवेशों का योग को हम सिग्मा Q से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा Q जो है वो हमारा Q1 हो जाएगा, से यस या नो? क्योंकि हमने बोला कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश रहेंगे उनका योग जो है वो हमारा सिग्मा Q कहलाएगा। तो चलिए, सिग्मा Q की जो वैल्यू आ गई वो हमारा आ गया Q1, ठीक है। और अगर हम इसको समीकरण 1 माने और अगर हम इसको समीकरण 2 माने, तो क्या समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 नहीं लिख सकते हैं? कर सकते हैं ना जी। तो हम कहेंगे समीकरण 1 बराबर 2 करने पर देखते हैं कुछ तो जरूर निकलेगा। हमें चाहिए कि गॉस के प्रमेय से कूलम के नियम का सत्यापन। वही एफ बराबर आपने पढ़ा था 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर का स्क्वायर। ये चीज़ हमें गॉस के प्रमेय से प्रूव करना है कि 1/4 पाई एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर का स्क्वायर। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है इस आज के इस सेशन में, ठीक है। तो समीकरण 1 बराबर 2 किया, तो समीकरण 1 में हमने लिखा है कि ई वेक्टर इंटू फाई बराबर कर देते हैं, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर समीकरण 2 कितना है जी? हाँ, सिग्मा Q बटे इप्सिलॉन नोट, निर्वात में विद्युतशीलता। तो क्या हम फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर करेंगे तो इसका समाकलन अगर कर देंगे तो समाकलन जो होगा वो इस तरह से होगा। पूरे सतह के लिए जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, से यस या नो? ई डी ए कॉस थीटा और बराबर अगर सिग्मा Q की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें Q1 और बटे Q1 ऐसे लिख दें, बड़ा वाला ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि छोटा वाला में हमें समझ भी नहीं आता है। Q1 बटे इप्सिलॉन नोट, ठीक है। और आपको पता है कि इस तरह के कंडीशन में थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। तो फाई बराबर हम लिखेंगे समाकलन, ठीक है, फाई बराबर लिखेंगे समाकलन जो होगा, सही है ना? हाँ बिल्कुल, समाकलन जो होगा वो हमारा ई डी ए, अच्छा कॉस 0 की वैल्यू, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 होता है जी। तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू सीधे कॉस, अच्छा हमने 0 रखा नहीं, ई डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर Q1 बटे इप्सिलॉन नोट। इतना पहले नोट करिए, थोड़ा सा देख लेते हैं बोर्ड है उधर लिखने लायक या नहीं। पहले इतना करिए आप लोग, अभी नीचे भी चलेगा, हाँ उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि गोले का क्षेत्रफल बराबर जो होता है
गोले का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है जी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब इसका समाकलन करेंगे, ईडीए का समाकलन करेंगे तो ये गोले का हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम डायरेक्टली 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको बाहर कर दें, cos 0 का मान तो 0 ही हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू ई डी ए, और cos 0 का मान सॉरी 1 होगा, इंटू 1 बराबर Q1 बटे इप्साइलन नोट, ठीक है। Q1 बटे इप्साइलन नोट करेंगे, और यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ऐसे करते हैं, अब जैसे मानकर चलिए कि फाई बराबर, अगर हम इसको ई को बाहर कर दें तो इसका समाकलन हो जाएगा ई, अब यहाँ क्या बच गया, डी ए बराबर Q1 बटे इप्साइलन नोट, ठीक है। तो फाई बराबर ई, और देखिए मैंने बोला था कि इसका समाकलन करेंगे तो इसका डी ए का समाकलन जब इसका पूरा होगा तो इसकी वैल्यू क्या है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर बटे Q1 बटे इप्साइलन नोट। थोड़ा सा मैं बोर्ड देख लेता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पता चला कि लिख रहे हैं और आपको दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन पे पूरा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलो तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ये डी ए का समाकलन हुआ इसका, ठीक है। तो समाकलन मतलब क्या, जोड़ना, जोड़ कर जो भी आए तो वो जो वैल्यू होगी वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो फाई बराबर, ठीक है, या तो आप विद्युतीय फलक फाई का मान ना निकाल कर आप डायरेक्टली जो है आप ई की वैल्यू निकाल सकते हो। एक सेकेंड, यहाँ तक क्लियर है, हाँ। तो इसको डायरेक्टली अब लिख सकते हैं क्योंकि हमें तो ई चाहिए, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे Q1 बटे इप्साइलन नोट ये है। तो क्या हम ई बराबर ऐसे कर सकते हैं कि ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, Q1 बटे इप्साइलन नोट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर 1 बटे 4 पाई इप्साइलन नोट इंटू Q1 बटे आर का स्क्वायर, से एस हम लिख सकते हैं ना, 4 पाई इप्साइलन नोट इंटू Q1 ऊपर था, नीचे आर स्क्वायर। तो ई बराबर, अच्छा आपको पता है ना कि के की वैल्यू क्या होती है जी, के बराबर आपने पढ़ा होगा 1 बटे 4 पाई इप्साइलन नोट, ठीक है। क्या हम इसको के कहते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया होगा बहुत पीछे, गॉस के सॉरी हाँ कूलम के नियम्स में हमने आपको पढ़ाया था कि के की जो वैल्यू होती है वो 1 बटे 4 पाई इप्साइलन नोट होती है। तो क्या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं Q1 बटे आर का स्क्वायर, इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Q1 बटे आर का स्क्वायर, या तो फिर अच्छा हमें वही चाहिए ना, हाँ रहने देते हैं, सॉरी वो हमारा उसमें आ जाएगा, सत्यापन में आ जाएगा। तो ई जो वैल्यू हो गया, ई जो हो गया उसका जो फार्मूला हमारा बन के आया वो हमारा बना 1 बटे 4 पाई इप्साइलन नोट इंटू Q1 बटे आर का स्क्वायर, 1 बटे 4 पाई इप्साइलन नोट इंटू Q1 बटे आर का स्क्वायर। और देखिए ये हमारा एक बन के आया ना। अब हम कहेंगे कि Q1 आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल Q2, सॉरी ये तो हमारा हो गया ना 1 बटे 4 पाई इप्साइलन नोट इंटू Q1 बटे आर का स्क्वायर। अब हम कहेंगे कि अब यहाँ से यहाँ तक यानी इस पर बल लगेगा, यानी हम कहेंगे कि Q2 आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल F बराबर 1 बटे 4 पाई, विद्युतीय बल लगने वाला विद्युतीय बल F बराबर 1 बटे 4 पाई इप्साइलन नोट। और ये Q1 तो ऑलरेडी हमारे पास है और बल किस पे लग रहा है, Q2, तो आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटे आर का स्क्वायर। और आपको भी पता है कि कूलम के नियम से F बराबर होता है 1 बटे 4 पाई इप्साइलन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर का स्क्वायर। Q1 दिया हुआ है, Q2 पर लगाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज बीच में काम करेगा तो हमारा Q2 पर चला जाएगा बटे आर का स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। और ये कहाँ से निकला, गॉस के प्रमेय से निकला, कूलम्स के नियम का सत्यापन। इसको नोट करिए पहले, ठीक है। अतः यही कूलम का नियम है। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। इसको एक बार अच्छे से थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है।
चलिए इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि हमने एक Q1 आवेश लिया, R दूरी पर एक Q2 आवेश लिया, Q2 आवेश पर हमने एक P बिंदु रखा। समझिए इस चीज़ को, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी से ले लो, फिर समझाना शुरू करते हैं। फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट, वरना फिर बाद में भी ले सकते हो। वीडियो अपलोड हो जाएगी अप्रॉक्स 15-20 मिनट में, आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी। समझो इस चीज़ को, बात को समझो, कॉन्सेप्ट समझो। क्योंकि कम पढ़ाएंगे वो ठीक है, कम पढ़ाएंगे वो ठीक है, लेकिन समझाएंगे आप लोग को ज़्यादा, मोटिवेट करेंगे। आपको पता है केमिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू हो गई है, कंटिन्यू क्लासेस हो रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और देखो अब बिल्कुल ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक तो क्या है कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देगी, मोटिवेशनल चीज़ें हम लोग वहाँ पर बच्चों को देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, हमारा चैनल दिख जाएगा, और वहाँ खोलने के बाद नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी क्लासेस होती है पहले ही लिंक चला जाता है 1 घंटा 2 घंटा पहले ही। तो टेलीग्राम बहुत अच्छा चीज़ है, वहाँ पे क्यूज वगैरह भी होते रहता है, हिंदी में इंग्लिश में। जो बच्चा CBSE से भी है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट्स है, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ 10 टीचर जुड़े हुए हैं, वो एक एक कर करके क्यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में, बिल्कुल कुछ नहीं है, टेलीग्राम को डाउनलोड करके ड्रीम क्लासेस सर्च करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। चलो अब हम इस चीज़ को समझाते हैं अच्छे से कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया कि एक Q1 आवेश लिया, R दूरी पर, ये देखो R दूरी पर एक आवेश हमने रख दिया Q2, ठीक है, और इस Q2 आवेश पर हमने एक बिंदु P को रखा, जहां पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। समझो, अगर नहीं भी समझ में आया ना तो 5 मिनट फिर से देखो, समझ में आएगा, पूरी जिम्मेदारी हमारा है। ठीक है, तो हमने एक Q1 आवेश लिया, केंद्र बिंदु O है, ठीक है, Q1 आवेश लिया, Q1 से R दूरी पर एक Q2 आवेश लिया। ठीक है, Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश R दूरी पर स्थित है। आवेश Q2 पर हमने एक P बिंदु रखा, जहां हमें इस P बिंदु पर हमें क्या करना है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। तो आपको पता होना चाहिए ना कि गॉस थ्योरम जो है वो एक बंद पृष्ठ के लिए ही सिर्फ लागू होता है, खुले के लिए लागू नहीं होता है। तो इस कारण से हमने क्या किया कि हमने सुना, अच्छा गॉस थ्योरम जो है, गॉस का प्रमेय जो है एक बंद गॉसीय पृष्ठ के लिए ही सिर्फ लागू होता है। तो हमने क्या कर दिया कि एक कल्पना कर दी, और P बिंदु से कल्पना करके एक गॉसीय पृष्ठ को खींच दिया, या कहिए हमने कल्पना कर दिया। और अब जब खींच दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जब खींचा तो विद्युतीय क्षेत्र को भी हमने ये रखा, ठीक है, इसी और बाकी जो है जो थीटा की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इसी ओर रहेगा, तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो लिखा है इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमने कहा कि माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश R दूरी पर स्थित है। आवेश Q2 पर P एक बिंदु है, जहाँ हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो P बिंदु पर हमने विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमने एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि गॉसीय पृष्ठ का कल्पना करने के बाद ये फिगर पूरा कंप्लीट हो गया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फाई जो होता है वो फॉर्मूला से होता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, जिसको हम कह सकते हैं EDS cos थीटा। E वेक्टर डॉट DA वेक्टर या DS वेक्टर कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर EDS cos थीटा। फिर हमने गॉसीय पृष्ठ में पढ़ा था, गॉसीय फ्लक्स में हमने पढ़ा था कि गॉसीय फ्लक्स को भी फाई से ही डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पर होता है गॉसीय फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू के बारे में हमने पढ़ा था कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं उनका योग, ठीक है, उसे हम कहेंगे गॉसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का योग। सिग्मा क्यू के बारे में हमने पढ़ा था कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का योग। और एप्सिलॉन नोट के बारे में हमने पढ़ा था निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युता। तो सिग्मा क्यू जो है, क्या गॉसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश सिर्फ यही है ना, यही एक आवेश है ना, यानी Q1 आवेश है, यानी सिग्मा क्यू की वैल्यू हमने Q1 रख दी, कैपिटल और स्मॉल वो अपने जगह है। अब हमने क्या किया कि एक फार्मूला हमें यहाँ मिल गया, एक फार्मूला हमें यहाँ मिल गया, एक फार्मूला हमें यहाँ मिल गया। तो गॉसीय फ्लक्स फाई बराबर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ से बराबर किया तो ये जो निकला, ये लिखा हमने E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर दूसरा जो था हमें सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन, दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो पूरे सरफेस के लिए तो हम लिखेंगे ना EDA cos थीटा,
और आपको पता है कि थीटा की जो वैल्यू है, क्योंकि ये जो है दोनों एक ही ओर होने के कारण थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने थीटा 0 डिग्री रखा, TDA cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है, तो हमने क्या कर दिया, cos 0 का मान यहाँ पर 1 रखा। तो समाकलन करने के बाद जब फाई की वैल्यू आई तो हमने क्या कर दिया कि फाई बराबर समाकलन जब हमने किया तो ई को हमने आगे कर दिया, ई को आगे कर दिया, क्योंकि DA जो है ये एक छोटा सा अल्पांश है, ये जो है DA एक छोटा सा अल्पांश है, ठीक है। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो DA की जो वैल्यू होगी ये हमारा इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गोले का क्षेत्रफल आपको पता है 4πr², तो हमने DA के जगह पर क्या कर दिया कि फाई बराबर ई, और DA के जगह पर हमने क्या कर दिया 4πr² रख दिया। तो फाई बराबर या आप DA × 4πr², अब इन दोनों को हमें तो इसी की वैल्यू चाहिए ना, ई की वैल्यू चाहिए, फिर F बराबर निकाल लेंगे। तो ई × 4πr² बटे Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये इधर चला जाएगा, तो ई बराबर Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट × 4πr², तो E1 बराबर 1 बटे 4πr² × Q1 × Q2 बटे r²। और हमने पढ़ा था कूलम्स के नियम में कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट को हम K कहते हैं ना, तो हमने क्या कर दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट को, अच्छा सॉरी ये K वाला काम जो है वो गॉस थ्योरम में हो जाएगा प्रथम अनुप्रयोग में। तो हमने E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट × Q1 × Q2 सॉरी Q1 बटे R का स्क्वायर। अब Q2 आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल हमें F की गणना करनी है, क्योंकि हमें इस पर चाहिए ना, इस पर तो नहीं चाहिए, तो हमें तो E की वैल्यू निकलाना, लेकिन हमें यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र हमें यहाँ पर निकालना है ना, F की वैल्यू चाहिए। तो Q2 आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट × Q1 × Q2 बटे R का स्क्वायर, और ये क्या है, यही है कूलाम का नियम, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि गॉस थ्योरम का प्रथम अनुप्रयोग भी आज बता दें, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज क्लास को छोटा ही रहने दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आराम से करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेने, और ये रहने देते हैं। कल हम लोग गॉस थ्योरम के प्रथम अनुप्रयोग को अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ये बिल्कुल समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड हो जाए, साइन हो जाए, तो आप स्टोर वाले ऑप्शन पे बिल्कुल जाइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा स्टोर वाले ऑप्शन पर जाने के लिए, क्योंकि वहीं पे हमारे जितने भी कोर्सेज लॉन्च हुए हैं वो आपको स्टोर पे मिलेगा, बैचेस पे नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बैचेस पे कुछ नहीं दिख रहा है। बैचेज उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे क्लास में पढ़ते हैं, आपके लिए नहीं है। आपके लिए स्टोर है, स्टोर ब्रैकेट में न्यू लिखा रहेगा, प्लीज़ आप स्टोर पे जाइए, वहाँ पर आप नीचे व्यू ऑल करिएगा ना, तो जितने भी टीचर हैं सबका कोर्स दिख जाएगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, 9, 10, 11, 12 सभी के कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th के कोर्स हमारे यहाँ, 9, 10, 11, 12 हर एक कोर्स में वीडियो और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। नोट्स पता है ना आपको कितना कारगर साबित होता है। अगर आप नोट्स से पढ़ते हो, बुक्स वगैरह तो काम नहीं करेगा, लेकिन नोट्स बहुत काम आएंगे आपके। तो बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए, कंटिन्यू ड्रीम क्लासेस को देखते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में। ये छोटी सी स्पेशल क्लास थी हमारी, इतने में ही मैनेज करिए, अगले दिन और बढ़िया करेंगे हम, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का प्रथम अनुप्रयोग। मैंने बोला 5 अनुप्रयोग होता है, 5 में से एक आना बिल्कुल फिक्स है, यानी 5 दिन के क्लास में 5 नंबर आपका आएगा, क्योंकि 5 अनुप्रयोग है तो 5 दिन चलेगा या 4 दिन चलेगा, 4 दिन के क्लास में 5 नंबर आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू क्लास में रहते हो या नहीं रहते हो, ठीक है।